यही वो गलतियां होती हैं कि जो आगे जाकर कौमों को बहुत भारी कीमत जिसकी अदा करनी पड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो यूफोरिया था, वो जो खुशी थी, अब जरा काम डाउन हो जाए, क्योंकि अब जरा सीरियस एनालिसिस का वक्त है। क्योंकि अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा, और अब भी दफा वो हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पहले की थी। पहले उसने अपनी एयरफोर्स सामने लेकर आई थी। जो उसने अटैक शुरू किया था वो एयरफोर्स से किया था। जवाब में हमने अपनी एयरफोर्स ऊपर की, और हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय की वो दुश्मन के लिए सरप्राइजिंग थी। दे वर सरप्राइज। इस किस्म की वॉरफेयर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान करेगा। जैसे कहा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो बीवीआरस के साथ हो, और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग, हमने कंप्लीटली उनको डिसओरिएंट कर दिया और वो उनको मार के गिराया गया अल्लाह के फजल से। लेकिन दुश्मन हमारी हिकमत अमली को देख चुका है। अमेरिकन ने, इसराइलीज ने उसको बहुत ज्यादा बैठ के उन्होंने एज दे से दे हैव गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री-स्ट्रेटेजाइज किया उन्होंने कि अब पाकिस्तान पर हम किस तरीके से आएंगे। और जाहिर है कि अब उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो ये देख चुके हैं कि अगर पाक फजाइया हवा में बुलंद हो गई तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास कोई चांस नहीं। तो यकीनी तौर पर वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे कि पाक फजाइया को हवा में ही ना उठने दें। जनरल बाजवा और फैज के दौर में जो तबाही हुई है, दैट इज अस्तगफुरुल्लाह। मतलब ये तो पूरा माइंडसेट ही इन्होंने आर्मी का चेंज कर दिया था कि जंग हो ही नहीं रही, 100 साल का अमन करने जा रहे हैं, फौज की तादाद कम कर देते हैं, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ सकते नहीं। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह प्रेजेंट कर दिया था। And I was the only one तो जनरल मुशर्रफ के वक्त से शोर मचा रहा था कि यार 4th जनरेशन वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है, अब इंडिया के साथ हमारी जंग आने वाली है। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. पाकिस्तान की जो न्यूक्स हैं वो एक अमेरिकन जनरल के कमांड में के अंदर हैं, और उससे भारत को थोड़ी सी शांति है। जो है करज़ई हैं, जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पे आप फिर कंडीशन ज्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है। खास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया अमेरिका कभी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने की अनुमति देगा नहीं। अब हमें यह पता चल गया है कि अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा। हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली, फिर यकायक ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि इस रकम से भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबदोजें हासिल करेगा। चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा, कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ दे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। 2007 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर वेपन्स, दिस बिकेम वेरी वेरी फॉरवर्ड। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई हैं कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर द न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2014 या 15 तक मिलती रही पाकिस्तान को। वेल दे बिल्ट अप देयर C2 C4 सेंटर्स, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। स्पेशल प्लान्स डिवीजन बना इनका, इनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स लगाई, उसके बाद अपग्रेड धीरे धीरे करके ये लोग करते गए। एंड पाकिस्तानीज वर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस टू अ पॉइंट। ये नूर खान में, ये जिस जगह को हमने फोड़ा है, वहां पर लोगों को लेके जाके बड़ा दिखाते थे, देखो जी हमारा C4 सेंटर है, इनप्रेग्नेबल है, ये इसके अंदर EMP नहीं आ सकता, इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट भूल गए एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसके अंदर से हमने आफ्टर ऑल ब्रह्मोस को पेनिट्रेट कराया। नथिंग इज इनविंसिबल, एवरीथिंग हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट।
नाउ एक चीज अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर ये जॉन किरियाको बोल रहा है कि एक किसी अमेरिकन जनरल के कमांड एंड कंट्रोल में है, तो इधर द अमेरिकन्स हैव गॉट इनसाइड द सिस्टम एंड इन चीजों को रखा गया है। और यहां पर मैं आपको याद कराना चाहूंगा सीमोर हर्श एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट होते थे पुराने, जब न्यूयॉर्क टाइम्स होता था, बट करंटली वो अपनी वेबसाइट पे और अपने फ्रीलांसिंग करते हैं। और ये काफी हद तक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने पोल बहुत बुरी तरह खोली है। वियतनाम में जो अमेरिकन आर्मी ने मैसेकर्स करे थे उसके बारे में इन्होंने पोल खोली थी। ये जो इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने पोल खोली थी। उसके बाद अभी रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की भैया ये अमेरिकन ने फोड़ा है, इसके ऊपर भी इन्होंने पोल खोली थी। तो ही इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एज फार एज दैट इज कंसर्न। इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज के ऊपर एक बार एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, यू मे नॉट अग्री विद हिम इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट यू नो जब आप एनालिसिस करते हो सब तरह के व्यूज आपको इसके अंदर डालने पड़ते हैं। और इनका एक व्यू मेरे दिमाग में उसने इम्प्रिंट बनाया हुआ है। इनके एक पेपर के अंदर जो मैं बता रहा था पाकिस्तानी के ऊपर लिखा था, जब डीन्यूक्लियराइजेशन टाइप पेपर था वो, एंड प्रोबब्ली आई कैन शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया एंड वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। उन्होंने लिखा था कि साहब आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एक ठान रखी है कि साहब यू कैन टेक एवरीथिंग यू वांट बट द टू हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। ये उनके वर्ड्स थे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि साहब आप सारे न्यूक्लियर वेपन्स तो निकाल लो, लेकिन एक दो तो हम छुपा के कहीं ना कहीं रख ही लेंगे और वो हमारे लिए काफी है टू डू व्हाट वी नीड टू डू। बेसिकली एक मास कैजुअलिटी इवेंट करने की इनकी कैपेबिलिटी उनको चाहिए। तो आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो। नाउ ये डीन्यूक्लियराइजेशन की जो टॉक आई थी, ये क्यों आई थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे बजने शुरू हो गए थे, टेररिज्म बढ़ गई थी, अलकायदा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, तालिबान के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स में अटैक हुए, इनके एयर बेसिस पे अटैक हुए, इनके नेवल बेसिस पे अटैक हुए। एंड अमेरिकन्स वर वरीड, यार ये सारा किसी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के हाथ में लग गया तो हम तो गए, राइट। एंड पाकिस्तान हमेशा जाके ये रोता था कि भैया मेरे को पैसे दो, नहीं तो ये अगर घुस गए तो। सो दे यूज्ड टू इवन सेल द न्यूक्लियर ब्लैकमेल देमसेल्व्स कि भैया भारत ने मेरे को डिस्टेबलाइज कर लिया और मेरे न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के पास पहुंच गए तो देखो। और ये अभी भी वही चीज बेचते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द अमेरिकन्स वुड हैव कुछ तो होगा कि भाई इसको डीन्यूक्लियराइज तो नहीं यार, एटलीस्ट कट ऑफ दिस ब्लडी थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स।